नमस्कार, मारी गुरु देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच सेक्टर थीमेटिक फंड में अच्छा खासा दम नजर आ रहा है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद एनर्जी फंड में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। पिछले 3 महीनों में एनर्जी फंड ने करीब 12% तक का शानदार रिटर्न दिया है। तो क्या एनर्जी थीम में आई ये रैली टिकेगी और अभी सेक्टर थीमेटिक फंड में निवेश की क्या होनी चाहिए आपके लिए स्ट्रैटेजी, और कौन कौन से सेक्टर या फिर थीम ऐसे हैं जहां पर दिख रहे हैं निवेश के और बेहतर रिटर्न पाने के मौके? इन तमाम सवालों का जानेंगे जवाब आज के हमारे शो में हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे, साथ ही कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और ग्लोबल अनिश्चितता जिस पर हमने ना जाने कितना ही शो किया कि इसमें आपको निवेश की अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से रखनी है और कैसे आगे आपको निवेश की अपनी जर्नी जो है वो तय करनी है, तब जाकर ऐसे माहौल में भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और आप दोनों को ही याद होगा, आप दोनों ही हमारे साथ 9 मार्च के उस दिन के उस शो में थे जहां हमने शो किया था रिस्क है तो रिटर्न है। वहां भी हमने बात की थी ये कैसे एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड्स या फिर डिफेंस फंड्स, इस तरीके के जो सेक्टर थीमेटिक फंड्स होते हैं वो अगर वॉर जोन जैसी सिचुएशन हो तो वहां पर हेल्प करते हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि आज फिर आप दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं जब 3 महीने के बाद ये पता चलता है कि एनर्जी फंड्स ने अच्छा खासा रिटर्न दिया, यहाँ तक कि उसने इक्विटी, गोल्ड, कमोडिटीज, इन डेट, इन सब को बीट किया है और बड़े शानदार इसके रिटर्न रहे हैं। इसलिए चलिए शुरुआत आपसे करते हैं। ऋषिकेश, सेक्टर थीमेटिक फंड फिलहाल आपको कैसे दिख रहे हैं? स्मिता जी नमस्ते, क्षितिज जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि सेक्टोरल फंड्स या थीमेटिक फंड जो होते हैं इनकी परिभाषा क्या होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड जो होते हैं उसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है। जब मैं सेक्टोरल फंड्स की बात करता हूँ तो एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ निवेश होता है। जैसे अगर मैं एनर्जी सेक्टर बोलूँ तो केवल एनर्जी कंपनीज में निवेश होता दिखेगा। मीडिया सेक्टर की बात करूं तो केवल मीडिया सेक्टर में निवेश होते हुए दिखेगा। लेकिन एक थीमेटिक फंड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक थीम के आधार पे चलते हैं। अगर मैं इंफ्रा थीम का फंड बोलूं तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी आ सकती है, सीमेंट कंपनीज भी आ सकती है, मेटल कंपनीज भी आ सकती है और काफी सारी कंपनीज का समावेश हो सकता है। अभी चलते हैं इनके परफॉर्मेंस की तरफ। आप कह रहे थे कि 12% का रिटर्न दिया है। बिल्कुल, पिछले 3 महीनों के दौर में 12% का रिटर्न दिया है। लेकिन हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको सेक्टर, कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा सेक्टर बुरा कर रहा है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है जब आप सेक्टोरल फंड में डालते हो। जैसे अभी एनर्जी सेक्टर, जैसे स्मिता जी ने कहा कि 12% से अधिक रिटर्न दिया है, बिल्कुल सही है। उसके भी कुछ मूलभूत कारण है जिसकी वजह से सेक्टोरल फंड ने और एनर्जी सेक्टोरल फंड ने दिए हैं। लेकिन क्या हमारा चुनाव सेक्टोरल फंड का होना चाहिए बेसिस रीसेंसी बायस? शायद उसका जवाब ना होगा, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स में निवेश करने के लिए आपको काफी ज्यादा पढ़ाई करनी जरूरी होती है। ईयर से के बिना पे आप निवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ निवेश करना इंपॉर्टेंट नहीं होता सेक्टोरल फंड में, उसमें निकास करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। कब निवेश करना है, कब निकास करना है, इसकी समझ होनी बहुत जरूरी है। तो मेरा कहना ये रहेगा कि अगर आपको चुनाव करना है बिटवीन सेक्टोरल फंड्स और या फिर ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स जो मल्टी कैप फंड्स है या फ्लेक्सी कैप फंड्स है या मिड एंड लार्ज कैप फंड्स है, उनकी और मेरा झुकाव ज्यादा रहेगा, ना कि सेक्टोरल फंड्स की तरफ। ओके, बिल्कुल सही बात है। ये तो आपने बिल्कुल एवरग्रीन फंड्स के नाम लिए, जो अगर आपको थोड़ा कम भी जानकारी है, कम रिसर्च आप करते हैं, तब भी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो भले ही आपको उतना फ़ायदा ना हो इतने वॉलेटाइल मार्केट में, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा और लॉन्ग टर्म तक बने रहे तो अच्छा खासा मुनाफा भी आप यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन एक छोटी रैली जब होती है क्षितिज, तो क्या उस रैली में शामिल होना चाहिए म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी? क्योंकि पिछले दिनों से हमने देखा है कि जो एनर्जी फंड की रैली रही है उसमें निवेशकों ने हिस्सा लिया है और इसी चीज़ का फ़ायदा शायद उनको मिला जो एनर्जी फंड की रैली फिलहाल रही और 12% तक का रिटर्न इन 3 महीनों में इस फंड ने दिया। क्षितिज। वेल स्मिता, मैं जो भी डेटा पॉइंट्स ऋषिकेश भाई ने बोले हैं वो बहुत अच्छे डेटा पॉइंट्स बोले हैं। यू नो, देखिए, इन फंड्स में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट इनमें ना इनमें हमेशा एक एक सिक्लिकल मूव होता है। एंड अगर आप गलत साइड पे साइकिल पे, अगर उस साइकिल पे आ रहे हैं जो पीक है, तो देन एग्जिट बहुत मुश्किल हो जाता है एंड देन आपको बहुत लंबा जेस्टेशन लेना पड़ता है।
अ, अब मैं आपको एनर्जी या थीम की बात करूं या जो एक इस थीम में आने वाले लोगों की बात करूं, आप सिर्फ ये जो ईरान यूएस एस्केलेशन को मत देखिए, अदरवाइज ऑल्सो इंडिया आज की डेट में, अब एग्जांपल देता हूं मैं, 20% डेटा सेंटर्स, डेटा हम कंज्यूम करते हैं ग्लोब का, 3% डेटा सेंटर्स हमारे कंट्री में है। तो हमारे पास जो डेटा सेंटर्स को लेके स्कोप है, उसमें भी आपको एनर्जी चाहिए है। सो आप एनर्जी को देखिए ओवरऑल क्या स्कोप बैठता है आने वाले टाइम में, तो या क्या ये थीम कैन बी अ एवरग्रीन थीम। अगर आपको याद हो, पहले कंजम्पशन थीम को एवरग्रीन थीम बोला जाता था, बैंकिंग फाइनेंशियल को एवरग्रीन बोला जाता था। तो सिमिलरली क्या एनर्जी यहाँ से एवरग्रीन थीम हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। बट यस, कोई भी थीमेटिक या फिर आप सेक्टोरल अप्रोच लेते हैं, उसका रिस्क एपेटाइट स्मॉल कैप जितना या उससे ज्यादा ही होता है, बिकॉज वो एक थीम पे चल रहा होता है, ना कि एक फ्लेक्सी कैप या एक डाइवर्सिफाइड फंड की तरह चल रहा होता है। हैविंग सेड दैट, जिस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, अब डेटा सेंटर्स को भी आपको एक टैक्स एग्जम्पशन मिला है 2047 तक, और अदरवाइज ऑल्सो वी नीड एनर्जी, और डोमेस्टिक रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस होकर काम हो रहा है। मोर और लेस वी आर मीटिंग आवर टारगेट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी, हम जल्दी कर रहे हैं काम उसके ऊपर। ये थीम बड़ा हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको लेना ही है, इस चीज में पार्टिसिपेट करना ही है, तो आप मे बी 5 to 7% ऑन हायर साइड या 10% पार्टिसिपेट करें। वो भी उन लोगों के लिए जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है। आज जो भी हम मार्केट में देख रहे हैं, बिकॉज हमारा जो अपना डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट पे, चाहे वो एलएनजी हो, एलपीजी हो, क्रूड हो, वो बहुत ज्यादा है। कुछ केसेस में तो 80% प्लस है एलपीजी के केस में। तो इसलिए आपको लग रहा है जो ये हमारे डोमेस्टिक चीजें मूव कर रही है, पर इसके पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है। इसके पीछे बहुत और कारण है जिसके बारे में मैंने बात करी आपसे। ऋषिकेश, आजकल ऐसा हो गया ना कि अगर आप देखेंगे तो इतने सारे एआई टूल्स हैं उनके पास कि सब लोग खुद के मनी गुरु बन के बैठे हुए हैं, और हर किसी को ये लगता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर लेंगे। और इसीलिए आप बिलीव नहीं करेंगे, जब अक्सर हम लोगों का पोर्टफोलियो देखते हैं जो हमें भी वो अपने मेल्स के जरिए भेजते हैं, उसमें सेक्टर थीमेटिक फंड्स के भरमार लगे रहते हैं। आई डोंट नो कि उस पर वो किस तरीके का रिसर्च करते हैं, या फिर वो कहीं सुनी बातों से कहीं से उठा लेते हैं, या क्या करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको देखें तो ये प्रवृत्ति भी तो अच्छी नहीं है कि अगर आप रैली में शामिल होना चाह ही रहे हैं तो एक ही बार ओवर एक्सपोजर आप कर लेते हैं ऐसे फंड्स का। ऋषिकेश, सहमत हूँ आपकी बातों से कि ओवर एक्सपोजर करना चाहिए, एक्सपोजर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल एक होता है, एक तत्व होता है जिसके वजह से आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। आप म्यूचुअल फंड में निवेश इसलिए करते हो ताकि आप स्टॉक्स का चुनाव या सेक्टर्स का चुनाव करने की जिम्मेदारी जो है वो फंड मैनेजर को दे देते हो। एक एक बेसिक प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल फंड्स में निवेश का। अभी उसके बीच में अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर के फंड में निवेश करते हो तो आपका सुझाव ये रहेगा कि एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं पैसे बना लूं, बल्कि म्यूचुअल फंड या लॉन्गर होराइजन इन्वेस्टमेंट टूल है। तो ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है जब आप सेक्टर की बेट लेना चाहते हो, बल्कि आपका म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो होता है वो लॉन्गर टर्म के लिए होता है। तो आपको अगर सेक्टोरियल कॉल लेना ही है या आपको एक पर्टिकुलर कंपनी में निवेश करना है तो एक स्टॉक खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश करना है तो एक लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से करना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसको देखना चाहिए। तो मेरा कहना ये होगा कि आप सेक्टोरियल आम जनता के लिए, नॉट सीजन्ड इन्वेस्टर्स बट आम जनता के लिए, तो सेक्टोरियल फंड शायद एक बेस्ट पिक नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, निवेश और निकास दोनों बहुत ही टैक्टिकल होते हैं और काफी क्रिटिकल होते हैं अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि डिफेंस सेक्टर कुछ साल पहले काफी अच्छा और प्रचलित चला था कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पहले 6 महीने में इतने अच्छे रिटर्न्स दिए और दूसरे 6 महीने में बिल्कुल खराब रिटर्न्स दिए। अगर जो लोग जिन्होंने पहले 6 महीने में निकास नहीं किया तो उनके एवरेज रिटर्न्स काफी नीचे हद तक आ चुके होते। तो इसका मतलब ये है कि आपको टैक्टिकल कॉल्स नहीं लेने चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक काफी डिसिप्लिन, अनुशासित तरीका है निवेश करने का, जिसमें आपको फंड मैनेजर पे भरोसा रखना चाहिए। और जैसे क्षितिज जी ने कहा कि आपको अगर करना ही है किसी सेक्टर के तरफ एलोकेशन, तो एक 3% या 5% का एलोकेशन कर सकते हो। और एक चीज होती है, जब आप ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे मल्टी या फ्लेक्सी में डालते हो, तब आपका एनी विच वेज एक एलोकेशन टुवर्ड्स वन सेक्टर हो ही जाता है। तो उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
क्षितिज, मुझे एक बात बताइए, कुछ दिन पहले जब हम इसी पर शो कर रहे थे कि इस उथल पुथल भरे मार्केट में हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस वक्त, और तब हमने इस तरीके के फंड्स के का जिक्र भी किया था इस शो में। क्या आपको तब उम्मीद थी कि एनर्जी फंड इस तरीके से आउट परफॉर्म करेगा, और इसके पीछे के फैक्टर्स अगर मैं पूछूं आपसे तो रहे क्या, जिस तरीके से इस फंड ने इतना अच्छा 3 महीने के अंदर अंदर रिटर्न दिया है? वेल स्मिता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे ऋषिकेश भाई ने बोला, आप जब एक मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्जर मिड कैप फंड भी लेते हैं, वो फंड मैनेजर भी तो देख रहे हैं ना कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे, उनको भी अपने फंड की परफॉर्मेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आपका एक्सपोजर वैसे भी एनर्जी सेक्टर की तरफ होता है, पर इंडिया का पूरा एनर्जी जो मॉडल है, जो गवर्नमेंट का फोकस है, वो ट्रांजिशन हो रहा है पूरा का पूरा। एंड आज नॉट ओनली आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट आपके रिन्यूएबल पार्ट पे भी हम बहुत एग्रेसिव काम कर रहे हैं। यूल बी सरप्राइज द नंबर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट आज आप 3 करोड़ सोलर हीटर्स की बात कर रहे हैं, तो वो पैनल्स के लिए पूरा इकोसिस्टम बनेगा आपका। पैनल्स कौन बनाएगा, डिस्कॉम कौन करेगा, आपका टावर्स कौन लगाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा मिलेगा। और उस सब का बेनिफिट इस पूरे थीम में आप एनर्जी थीम में ले रहे हैं। अब जो लास्ट 3 मंथ्स में हुआ है, सो कई बार इक्विटी में ना कभी भी लीनियर रिटर्न नहीं आता है। आप 15%, 14%, किसी भी परसेंट कंपाउंडिंग की अगर बात करते हैं, तो हर साल नहीं आता है। हर साल आने लग गया तो लोग बैंक डिपॉजिट में पैसा रखेंगे नहीं, सब इक्विटी में डाल देंगे। इक्विटी के रिटर्न में हमेशा रिस्क फ्री रिटर्न में एक रिस्क प्रीमियम ऐड होता है, उसको इक्विटी का रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि वो आपको प्रीमियम मिलता है टू टेक द रिस्क कि आप इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं। तो अगर आप अभी आ रहे हैं इस थीम में, अगर आपने जो रिटर्न देखा और देखा मार्केट ने अच्छा नहीं किया पर इस सेक्टर ने तो बहुत अच्छा किया, तो आप ये सोच के आइए कि दैट यहां से कोई जरूरी नहीं है कि वो उतनी स्पीड से आगे जाए। तो एक स्टैगर मैनर में इन्वेस्टमेंट सही है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो एनर्जी का पार्ट है, नॉट ओनली विद रिगार्ड टू द कंजम्पशन बाय यू एंड मी, बट ओवरऑल इंडस्ट्री, वो बहुत बड़ा होने वाला है। हम बात कर रहे हैं कि 25% जो हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा बाय 2030, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि दैट इंडिया शुड होस्ट सारे डेटा सेंटर्स यहाँ पे। आज जो दुबई में हुआ या मिडिल ईस्ट में हुआ, तो वहां पे भी दुबई प्लस मिडिल ईस्ट प्लस वन एडवांटेज आपको मिल रहा है कि वहां के डेटा सेंटर्स भी इंडिया में हाउस हो सकते हैं। आपको एनर्जी चाहिए, आपको पूरा इकोसिस्टम चाहिए, पर जो जो कंपनी, जो जो फंड उस इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं, वो यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आई वाज नॉट दैट श्योर कि दैट इक्विटी मार्केट 3 महीने पहले लग रहा हो कि इतने शॉर्ट रन में ये मूव आएगा इस सेक्टर में। बट एक चीज बहुत क्लियर है, एनर्जी आज की डेट में आपका एक कोर सेक्टर हो गया है किसी भी फंड का। और ये थीम जो है, अब कुछ टाइम तक एवरग्रीन थीम रहने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, आप इससे सहमत हैं ऋषिकेश कि कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा अब एनर्जी को बनाया जाना चाहिए, एनर्जी फंड को या फिर किसी भी तरीके के सेक्टोरल थीमेटिक फंड को? मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा यहाँ पे। डिसएग्री थोड़ा शायद स्ट्रांग वर्ड होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप जो फंड्स का चुनाव करते हैं, आखिर आप जब म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में स्पेशली निवेश करते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव एक बहुत सरल होता है कि आपको 2 से 3% का अल्फा कमाना है निफ्टी के ऊपर, एक बेंचमार्क के ऊपर 2 से 3% का अल्फा। अगर वो 2 से 3% का अल्फा जो है वो नॉर्मल मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मिड एंड लार्ज, ऐसे कॉम्बिनेशन की वजह से अगर आ रहा है, तो उस समय पे आप शायद किसी सेक्टोरियल फंड की या एक पर्टिकुलर सेक्टर का चुनाव ना करो। अभी एनर्जी फंड काफी अच्छा है और काफी प्रचलित है, लेकिन मैं कहूंगा कि फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, जिसके वजह से ये फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हुआ है, स्पेशली ओएनजीसी या ऑयल इंडिया कंपनी, इसके इसके इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो 110 प्रति बैरल, 110 यूएस डॉलर्स प्रति बैरल के हिसाब से चल रहे हैं। तो प्राइसेस बढ़ गए हैं, इसके वजह से काफी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है इन कंपनीज की। स्पेशली गवर्नमेंट का भी काफी योगदान रहा है ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जिसके वजह से यहाँ पे काफी सर्ज दिखता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है? शायद इस समय पे है, लेकिन क्या आपको डिविएट करना चाहिए? तो शायद उसका आंसर नहीं है। तो क्षितिज जी के साथ मैं अग्री करूंगा कि इट इज अ हॉट सेक्टर राइट नाउ, बट डू यू नेसेसरीली नीड टू चेंज द पाथवे? तो मेरा शायद कहना इसके लिए ना हो।
अब एक और मैं चाहूंगी, एक सवाल का जवाब जल्दी से आप दे दें, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। वो ये कि क्या आपको लगता है कि एनर्जी फंड में जो रैली आई है ये टिकेगी? क्षितिज। स्मिता, मैं आई थिंक ऋषिकेश ने बिल्कुल सही बोला जब मैंने बोला कि एनर्जी एक कोर थीम है हाँ। और ये एवरग्रीन रहेगा। तो मैं एनर्जी फंड में इन्वेस्टमेंट को लेकर कोर थीम नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ दैट हर फंड उसको अब चूज करेगा आज की डेट में। सो आपको लेना ही है रिस्क तो 5-7% तक रहें। और जैसे जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि ये रैली रहेगी, तो मैंने लास्ट आंसर भी यही भी दिया कि जिस स्पीड से ये आगे बढ़ा है आगे उसी स्पीड से बढ़ेगा, आई एम नॉट श्योर। तो आप आगे भी अगर आज इन्वेस्टमेंट करें तो 10-12 हफ्ते का आप एसटीपी लेके इन्वेस्टमेंट करें और 5 से 7% से ज्यादा का एलोकेशन नहीं करें इस सेक्टर में। बिकॉज आपको अदरवाइज ऑल्सो थ्रू फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और बाकी कैटेगरीज के थ्रू आपको एलोकेशन मिलता ही है। बट द वे जिस तरह से आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, द वे जिस तरह से डेटा सेंटर्स और बाकी आपकी चीजें आएंगी, आई थिंक यहाँ पे बहुत कुछ है। क्योंकि हम सिर्फ एनर्जी को आप पुराने वाले एनर्जी फंड की तरह मत देखिए, आप देखिए पूरा इकोसिस्टम है। आपको केबल, एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, डेटा सेंटर का इकोसिस्टम अगर आप बनाते हो, आपको केबल चाहिए, आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, आपको चिप्स चाहिए, आपको क्लीन वाटर चाहिए, आपको रियल एस्टेट चाहिए, आपको एयर कंडीशन चाहिए, आपको बैटरीज चाहिए, आपको कूलेंट ऑयल चाहिए टू कीप दोस ट्रांसफॉर्मर्स कूल। सो पूरा इकोसिस्टम बनता है। तो आज का एनर्जी फंड बहुत डिफरेंट है जो आज से 10 साल पहले का था। हैविंग सेड दैट, आप प्लीज अपना रिस्क एपेटाइट नापिए और उसके बाद ही सेक्टोरल अप्रोच लें। अदरवाइज सेम चीजें आपको एक 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 डाइवर्सिफाइड फंड के थ्रू भी मिल सकती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा और ज़्यादा अपना मनी गुरु बनिए और ये शो भी देख लीजिए, ताकि आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे कि कौन से हैं वो फंड्स जिसमें आप कर सकते हैं निवेश फिलहाल। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सेक्टोरल थीमेटिक फंड की पूरी एबीसीडी यहाँ पर समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ऋषिकेश पालवे और क्षितिज महाजन लगातार मौजूद हैं। ऋषिकेश, अब मुझे एक बात बताइए, जो निवेशक इस वक्त इस जगह पर निवेश करना चाहते हैं, क्या उनको रुकना चाहिए फिलहाल, मार्केट करेक्शन का वेट करना चाहिए, या ये सही समय है अगर वो थोड़ा बहुत एलोकेशन चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में सेक्टोरल थीमेटिक फंड का? तो स्मिता जी, अगर ये बहुत अच्छा समय है निवेश करने के लिए, ओवरऑल निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय है। मैं वापस इसकी सराहना नहीं करूंगा कि आपको सेक्टोरियल फंड्स में ही डालना है, लेकिन आपके पास लिक्विडिटी है तो आप बिल्कुल निवेश करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी करीबन 15-20% के डिस्काउंट पे है। 2 जनवरी 2026 में मार्केट करीबन 26,300 पे था, अभी करीबन 15-20% के डिस्काउंट पे है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पोज करता है निवेश करने के लिए, ओवरऑल इक्विटी मार्केट डिस्काउंट पे है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पावर फंड्स या एनर्जी फंड्स में अगर निवेश करना है तो शायद थोड़ा प्राइसिंग ऊपर चला गया है, तो वहां पे निवेश नहीं करना चाहिए। वैल्यूएशन काफी बढ़ चुके होते हैं वहां पे। ऑन द कॉन्ट्ररी, इक्विटी एट अ डिस्काउंट मिल रहा है आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे चल के 5% या 7% या 8% का आगे मार्केट टूटेगा नहीं, शायद टूट भी सकता है। लेकिन क्या, ये एक सवाल पूछना चाहिए हमने निवेश करने से पहले, क्या ये मार्केट डिस्काउंट पे है? तो उसका एक सरल उत्तर आता है कि हाँ, मार्केट डिस्काउंट पे है और अभी निवेश करना चाहिए। ओपन एंडेड निफ्टी, ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स में निवेश करना चाहिए। यही मेरा सुझाव रहेगा सारे दर्शकों को। एक बहुत ही बढ़िया सुझाव आपका। तो इसके साथ ही स्ट्रैटेजी भी थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। क्षितिज इस वक्त क्या बताएंगे? क्षितिज, कौन सी स्ट्रैटेजी जो फिलहाल आपको, कोई भी निवेशक अगर इसमें निवेश करना चाहता है तो उसको अपनानी चाहिए? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टोरल, चाहे वो पावर है कोई भी है, आपका सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स अगर बहुत हाई रिस्क एपेटाइट भी है तो 12 से 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके अंडरलाइन आप एक थीम में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5 से 6% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस थीम में, या 5 से 7% कर सकते हैं। उन थीम्स में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस सिचुएशन में करना चाहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी 3 महीने का रनअप है, आप 10 से 12 हफ्ते की एसटीपी कीजिए और फिर उसमें कॉन्टिन्यूसली सिप कीजिए अगर आप उसका सही मायने में बेनिफिट लेना चाहते हैं। और आई थिंक एक फंड, कोई भी फंड चूज कीजिए, बहुत ज्यादा फंड की बास्केट मत चूज कीजिए। जैसे मैंने बोला, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के फंड हैं जिन्होंने पूरा का पूरा एक वैल्यू चेन को कवर किया हुआ है, उनको उनको आप चूज कीजिए। काफी एमसीज के एनर्जी फंड और पावर फंड्स हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। कई फंड्स में आपको दिखेगा क्लियरली कुछ बैंक्स भी हैं, बिकॉज वो भी हेल्प करते हैं
इन इन सेक्टर्स को आगे अप द कर्व जाने के लिए। तो ओवरऑल मिक्स है, तो आप देखिए कौन से फंड्स अच्छे हैं, उसमें से अपनी स्टडी कीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि आप उस लेवल 2 और लेवल 3 पे जाके नहीं काम करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, या टाइम नहीं है, तो आप प्लीज रिफ्रेन करें, इस सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें, आप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। ओके। और अब ऋषिकेश आपके पास मैं आती हूँ, मुझे बताइए अगर किसी को डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो अपना बनाना हो तो आपके हिसाब से कौन से वो पसंदीदा फंड्स हैं जिसको शामिल करना चाहिए उनको अपने पोर्टफोलियो में? काफी अच्छा फंड है लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में। कोटक मल्टी कैप स्पेस में एक अच्छा फंड है। एचडीएफसी फ्लेक्सी ये मेरा काफी चहीता फंड रहा है काफी देर तक। इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड जो है वो काफी अच्छा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, और मिड कैप कैटेगरी में कोटक मिड कैप जो है वो अच्छा फंड है। तो ये मेरे पसंदीदा 5 फंड है जिनके बारे में बात कर। ओके, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत थी ऋषिकेश। कोई बात नहीं, हमने फंड्स आपके स्क्रीन पे दिखाए। आप क्षितिज, आपके पसंदीदा फंड्स, अभी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे उसको, अगर एनर्जी फंड्स ही अच्छे लग रहे हैं कि वहीं उसे इन्वेस्ट करना है, तो कौन से फंड्स आपकी तरफ से? मैं फंड्स तो बहुत एनर्जी से बताऊंगा, पर लोगों को बोलूंगा कि वो इसमें अपनी एनर्जी नहीं लगाएं, बिकॉज वो आपको सारा माल तड़का जो है वो आपको बाकी दाल में भी मिल जाएगा, जो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप या फिर लार्जर मिड कैप में है। हाँ। बट येस, अगर आपको लेना ही है और आपका रिस्क एपेटाइट है उतना, तो आप एसबीआई का है, आईसीआईसीआई के एनर्जी फंड्स हैं, निप्पॉन का पावर फंड है, टाटा का नेचुरल रिसोर्स है, डीएसपी का है, तो आप कोई भी फंड उनमें से चूज कर सकते हैं। अच्छे फंड हाउसेज हैं सारे के सारे। बट येस, विद अ डिस्क्लेमर दैट ये बहुत हाई रिस्क कैटेगरी के फंड्स हैं, मच रिस्कियर देन योर स्मॉल कैप ऑल्सो। क्योंकि स्मॉल कैप में ड्रॉडाउन हो सकते हैं, इवेंचुअली आपको रिटर्न्स दिख जाते हैं, इसमें साइकिल लंबे हो सकते हैं कई बार नॉन परफॉर्मेंस के। ओके, तो ये आपके पसंदीदा फंड्स जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। आप एक बार फिर मैं आपके पास आती हूँ ऋषिकेश, अगर आपकी आवाज़ थोड़ी इस वक्त ठीक आ रही हो तो मुझे एक बार फिर आप अपने फंड्स दोहरा दीजिएगा पसंदीदा। नहीं ऋषिकेश, आपकी आवाज़ फ़िलहाल हम तक नहीं पहुँच पा रही है, तो कोई बात नहीं, हमने आपके फंड्स स्क्रीन पर दिखाए। और इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच क्षितिज हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। ऋषिकेश, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड जिसमें है बहुत दम, क्योंकि फिलहाल रिटर्न तो यही बता रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पूरे ही पोर्टफोलियो का हिस्सा हो। कैसे इसको करना है अपने पोर्टफोलियो में शामिल, ये आज हमने जाना अपने दोनों ही मेहमानों से, जिसको आपको रखना है याद। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।